Assalamu alaikum students. Today I am again in front of you with another topic that is related to types of derivative contracts. We have two major types of derivative contracts. Number one, forward commitments, and number two, contingent claims. In forward commitments, we will have further three contracts, main categories. Number one, future contracts, forward contracts, and swaps. But in contingent claims, we will discuss options because option is related to contingent claims, and future, forward, and swaps is related to forward commitments because it's related to commitments, but the options is the contingent claim. So please let's come to discuss in detail everything. Alright students, today we have to discuss about types of derivative contracts. Because it's very important topic, we must know about the types of derivative contracts, and if we will divide the types of derivative contracts into two parts. The first one is forward commitments. And the second one is contingent claims. Contingent claims. अब अगर हम फॉरवर्ड कमिटमेंट्स को फर्दर डिवाइड करें तो हमारे पास थ्री मेजर कैटेगरीज आएंगी, जिसमें नंबर वन, जिसको हम बोलेंगे future contracts, number two, forward contracts, and number three, swaps. मतलब in forward commitments we have three sub categories. Number one, future contracts, forward contracts, and swaps. And in contingent liabilities we will have options. Students, mostly लोग टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स को स्टार्ट करते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, स्वैप्स एंड ऑप्शंस, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो ऑप्शंस हैं ये कंटिंजेंट क्लेम्स होती हैं. ये कंटिंजेंट क्लेम्स क्यों हैं, इसको हम जब डिस्कस करेंगे इन डिटेल तो आपको पता चलेगा. ये जो हमारे पास तीन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्वैप्स, ये हमारे पास फॉरवर्ड कमिटमेंट्स में आते हैं क्योंकि इनका ताल्लुक फ्यूचर के साथ है. दैट्स वाई इनको हम फॉरवर्ड कमिटमेंट्स बोल रहे हैं. और ये कमिटमेंट्स का वर्ड यूज़ हो रहा है, यहाँ पर कंटिंजेंट का वर्ड यूज़ हो रहा है. कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ के बारे में अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स ने अगर पढ़ा हो तो उनको पता होना चाहिए. एनीथिंग विच इज़ इन बिटवीन, जिसके बारे में आप श्योर नहीं होते कि ये आपकी लायबिलिटी बन सकती है या नहीं बन सकती, कोई भी चीज़ जिसके बारे में आप श्योर ना हो, दैट्स कॉल्ड कंटिंजेंट क्लेम्स. अब मैं चाह रहा हूँ कि आपको डिटेल से डिस्कस करूँ फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को, क्योंकि अगर आपको फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पता होगा तो फर्दर हमारे लिए काफ़ी इजी होगा किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, लाइक स्वैप्स एंड
options. So first of all, I would like to discuss in detail future contracts. I will write over here future contracts and forward contracts. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, यहाँ पर हम लिख देते हैं वर्सेस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स वर्सेस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। सपोज करते हैं कि हमारे पास दो पार्टीज़ हैं जिसमें वी हैव मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। ये दोनों पार्टीज़ एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हैं। अब मैं अपनी प्रीवियस एग्जांपल को यहाँ पर लेके आता हूँ कि मिस्टर ए जो है ये सोच रखता है, इसकी ये थिंकिंग है कि इन फ्यूचर जो मार्केट में प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ होने जा रही हैं। इस चीज़ को हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि ऐसा इन्वेस्टर जो ये सोचता है कि मार्केट में प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी, उसकी थिंकिंग को हम बुलिश थिंकिंग बोलते थे। और ऐसा इन्वेस्टर जो सोचता है कि फ्यूचर में मार्केट की प्राइसेस डाउन होंगी, तो ऐसे लोगों को, ऐसी सोच रखने वाले लोगों को हम क्या बोलते थे, बेरिश थिंकिंग रखते हैं जी ये लोग। मिस्टर ए सोच रहा है फ्यूचर में प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी, ये सोच रहा है फ्यूचर में प्राइसेस डिक्रीज़ होंगी। ये आपस में सपोज हम करते हैं वीट का एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। करंटली अगर वीट की जो प्राइस है ₹80 पर केजी है, मिस्टर ए सोचता है कि प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी, मिस्टर बी सोचता है प्राइसेस डिक्रीज़ होंगी। ये बेसिकली आपस में एक बेट लगा रहे हैं। सिंपली ऐसे ही एक बेट है जैसे एक बंदा कहे जी आज टेम्परेचर 40 डिग्री पे जाएगा, दूसरा बंदा कहेगा नहीं जी 35 पे रहेगा। दोनों बेट लगा लेते हैं, तो एट 12 o'clock पता चलेगा कि कौन इसको जीत रहा है। एक बंदा कहता है आज बारिश होगी, दूसरा कहता है आज बारिश नहीं होगी। तो ये एक इस तरह की एक बैट है बेसिकली। इसी तरह ही मिस्टर ए और मिस्टर बी की अपनी अपनी एक थिंकिंग है और ये एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं कि जी 10,000 kgs मिस्टर ए कहता है कि मैं आपसे ख़रीदूँगा ₹80 पर केजी के हिसाब से। इसका टारगेट ये है कि 80 पर केजी के हिसाब से ख़रीदूँगा आफ्टर 1 मंथ। तो क्या होगा जी, उस वक्त चूँकि मार्केट में प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो मैं इसको सेल आउट कर दूँगा। ये इसका टारगेट है मिस्टर ए का। और मिस्टर बी इसलिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है जी उस वक्त प्राइसेस डाउन होंगी, और चूँकि प्राइसेस डाउन होंगी तो मैं ज़्यादा प्राइस पे बेचूँगा, सेल करूँगा ₹80 के हिसाब से। तो इस तरह से दोनों पार्टीज़ आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट बना रही। अब फ्यूचर में अगर प्राइस सपोज करते हैं 80 से रुपीस आफ्टर 1 मंथ प्राइस 85 हो जाती है, तो आपको डिसाइड करना है हु इज़ द विनर, मिस्टर ए और मिस्टर बी। देखें जी, मिस्टर ए की क्या थिंकिंग थी, ये कह रहा था कि प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगी। तो क्या फ्यूचर में प्राइस बढ़ी है? यस, 85। इसका मतलब है यहाँ पर जो विनर है वो मिस्टर ए है। और अगर प्राइस फ्यूचर में कम हो जाती, अगर प्राइस कम हो जाती तो विनर कौन होता? मिस्टर बी, क्योंकि मिस्टर बी यही कह रहा है कि फ्यूचर में प्राइसेस कम होंगी। लेकिन यहाँ पर जो विनर है वो हमारे सामने जो है वो मिस्टर ए है, क्योंकि वो कह रहा था कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ेंगी। तो फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, मतलब 85 हो चुकी है 80 से। ये दोनों पार्टीज मिस्टर ए और मिस्टर बी आपस में दोनों एक दूसरे को जानते हैं। दो ही पार्टीज़ हैं इस वक्त इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ये जो कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने नज़र आ रहा है, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं। अच्छा, अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो फ्यूचर में भी फ़र्ज़ कर लीजिए हमारे पास दो पार्टीज़ हैं, एक मिस्टर ए है और मिस्टर बी है।
मिस्टर ए का प्लान बन रहा है कि ये एक कंपनी है FFC, उसके शेयर्स खरीदना चाह रहा है। यहाँ पर बुलिश थिंकिंग ही है मिस्टर ए की कि वो सोच रहा है कि फ्यूचर में इसकी प्राइसेस बढ़ेंगी। फ़िलहाल FFC कंपनी का जो एक शेयर है वो रुपीज़ सपोज 120 का है जी। ये इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा है, लेकिन मिस्टर ए और मिस्टर बी एक दूसरे को जानते नहीं हैं। इसकी थिंकिंग बेरिश ज़रूर है, इसकी थिंकिंग बुलिश है, लेकिन ये दोनों लोग एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाएंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये दोनों लोग एक दूसरे को जानते थे, इन्होंने तो आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। यहाँ पर FFC कंपनी के एक बंदा शेयर ख़रीदना चाह रहा है 120 रुपीज़ के आफ्टर 1 मंथ, और इसको एक ऐसी पार्टी चाहिए, इसको एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करे आफ्टर 1 मंथ। ये उसे सपोज करते हैं जी 1000 शेयर्स जो उसको बेच सके मिस्टर ए को। और आपको याद होगा कि जिस ख़रीदने वाले को हमने क्या बोला था, लॉन्ग पोजीशन होल्डर, और बेचने वाले को हमने बोला था शॉर्ट पोजीशन होल्डर। इसके बारे में भी डिटेल से डिस्कशन हो चुकी है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करेगा कि मिस्टर ए और बी आपस में एक दूसरे को जानते नहीं हैं, लेकिन दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी एक मिडलमैन की। उस मिडलमैन को आप क्या बोल सकते हैं, एक्सचेंज। जिस तरह हमारे पास स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, या इसको हम बोल सकते हैं क्लियरिंग हाउस, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, क्लियरिंग हाउस। यानी ये मिडलमैन, जब हम मिस्टर ए जो है ये बात करेगा एक्सचेंज से कि मैं एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ जो कि आफ्टर 1 मंथ एक्सपायर होगा, FFC कंपनी के 120 के हिसाब से मैं शेयर्स ख़रीदना चाहता हूं, तो एक्सचेंज मिस्टर ए को बोलेगी कि जो बंदा जिसकी आप तलाश में हैं उसकी सर्चिंग करना मेरी ज़िम्मेदारी है। उसको सर्च आउट करके मैं यानी एक्सचेंज देगी। और ज़ाहिर एक्सचेंज के पास इस तरह के और लोग हैं जो कि जिनकी थिंकिंग बेरिश है, वो ख़रीदना चाहते हैं, जो कि शेयर्स क्या करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। तो ये भी एक्सचेंज को पता होगा। तो एक्सचेंज बेसिकली मिडलमैन का रोल प्ले करते हुए ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट करेगी कि हाँ, ए जो है वो ख़रीदना चाहता है, बी जो है वो बेचना चाहता है 120 रुपीज़ पे आफ्टर 1 मंथ। तो मिडलमैन अपना रोल यहाँ पर प्ले करेगी कि ओके जी, मैं आपको फैसिलिटेट करती हूँ। यहाँ पर 2 पार्टीज़ हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सचेंज रोल प्ले कर रही है मिस्टर ए को और मिस्टर बी को एक जगह पर लाने के लिए। सबसे पहला डिफरेंस जो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ वो ये है कि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जी। कौन से? एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स। लेकिन जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो क्या होते हैं जी? दे आर बेसिकली ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट्स। ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट्स, OTC के नाम से बोले जाते हैं। ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट्स इसको इसलिए कहते हैं कि जिसमें 2 पार्टीज इन्वॉल्व हों और दोनों ही एक दूसरे को जानते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दोनों लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे। बेसिकली इसका कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सचेंज के साथ है, इसका कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सचेंज के साथ है। ये एक्सचेंज की जिम्मेदारी है कि दोनों की कॉन्ट्रैक्ट्स को अरेंज करे, मैनेज करे। एवरीथिंग विल बी मैनेज्ड बाय द एक्सचेंज। इसी वजह से हम इसको इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या नाम दे रहे हैं? दे आर एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड दे आर ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट्स।
ये हमें दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। ये फर्स्ट डिफरेंस है स्टूडेंट्स बिटवीन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। इसमें जो सेकंड डिफरेंस है, अब मैं उसकी तरफ चलता हूँ जी। सेकंड डिफरेंस देखिए जी, हमारे पास यहाँ पर दो पार्टीज़ हैं, ए एंड बी। मिस्टर ए कहता है कि मैं 10,000 kgs का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता। यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है ये शेयर्स में भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर मैंने वीट की एग्जांपल दी है, इसमें शेयर्स की भी आ सकते हैं, इसमें गोल्ड भी कोई परचेज़ कर सकता है, इसमें इंटरेस्ट रेट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो सकते हैं। वो फ्यूचर में हम जाके इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट्स में ये होगा कि ये मिस्टर ए का मिजाज है कि मैं 10,000 kgs का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता, मैं 1,000 kgs का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, मैं 10 kgs का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। तो ये ऑप्शन इनके पास अवेलेबल है। ये जितने भी दोनों को जो सूटेबल लगे, यानी कस्टमर अपनी मर्ज़ी से जिस तरह का कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कस्टमाइज्ड, इट इज द एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर्स, यानी हम खुद से इसको अपने तरीके से, क्वांटिटी को अपने तरीके से मैनेज कर सकते हैं। दैट्स वाई हम इसको क्या बोल रहे हैं, कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। अच्छा जी, आप इधर आ जाएं। इधर आप देखिए, मिस्टर ए चाहता है कि मैं एफएफसी कंपनी के 1000 शेयर्स के बजाय मैं कोई 3 शेयर्स खरीदना चाहता। तो एक्सचेंज कहेगी कि भाई यहाँ पर हमारे पास आप शेयर्स जो है वो अपनी मर्ज़ी से नहीं ख़रीद सकते, हमने कुछ लॉट्स बनाई हुई हैं। सपोज़ हमारे पास 100 शेयर्स की लॉट्स हैं, 500 शेयर्स की लॉट्स हैं, 1000 शेयर्स की लॉट्स हैं। आप इनमें से कोई चीज़ सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड्स तय किए हुए हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, तो आप हमारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए शेयर्स को ख़रीद सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से 10, 3, 5, 6 ये नहीं कर सकते, आपको स्टैंडर्ड के मुताबिक चलना होगा। तो जो सेकंड डिफरेंस है, ये तो कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लेकिन ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स फिर बनते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। आर यू फॉलोइंग माय पॉइंट्स स्टूडेंट्स? ये स्टैंडर्डाइज्ड क्यों हैं? क्योंकि ये एज़ पर स्टैंडर्ड हमें उसको फॉलो करना पड़ता है। हम अपनी मर्ज़ी से नंबर ऑफ़ शेयर्स की क्वांटिटी को फिट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर हम कर रहे हैं। दोनों कस्टमर्स अपनी मर्ज़ी से जिस तरह से चाहें कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को, लेकिन यहाँ पर स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा। दैट्स वाई इसको हम स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स बोल रहे हैं। और इसके अंदर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर हमेशा 3 पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं। एक्सचेंज है, मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। और जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वहाँ पर 2 पार्टीज़ की इन्वॉल्वमेंट है। ये भी एक डिफरेंस है इनके अंदर। ओके जी, अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की। थर्ड इनके अंदर डिफरेंस क्या है? सपोज करते हैं कि मिस्टर ए और मिस्टर बी ने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। थर्ड डिफरेंस की बात करने जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, एफएफसी कंपनी के मिस्टर ए जो है 1000 शेयर्स परचेज करेगा एट द रेट ₹120 मिस्टर बी से, और दरमियान में हमारे पास एक्सचेंज है। एक्सचेंज को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब ज़ाहिर एक्सचेंज किसी तरह की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ले रही है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मकसद ये नहीं है कि वो एक्सचेंज अपना लॉस कर बैठे। तो एक्सचेंज क्या कहेगी
एक्सचेंज कहेगी कि भाई आप दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को तो जानते नहीं हैं। ये मिस्टर ए एक्सचेंज को जानता है, मिस्टर बी एक्सचेंज को जानता है। तो एक्सचेंज कल को क्या होता है? सपोज आज हमारे पास डेट है 1 जनवरी, ठीक है जी, 120 के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट होता है। सपोज 2 जनवरी को जो शेयर की प्राइस है ये जनाब ₹121 हो जाती है। तो एक ही दिन के बाद अभी हमें कौन विनर नज़र आ रहा है? जो कहता था प्राइसेस इंक्रीज होंगी मिस्टर ए, और जो कहता था प्राइसेस डाउन होंगी मिस्टर बी, वो लूज़र है यहाँ पर। तो कितना नुकसान हुआ है मिस्टर बी को इस ट्रांजैक्शन के मुताबिक? कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे? 1000, और एक शेयर की प्राइस कितनी बढ़ गई है? 1। तो अगर हम 1000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 120 और 121 का डिफरेंस 1 है, तो ये हमारे पास 1000 शेयर्स हैं, इंटू 1 करेंगे तो आप कह सकते हैं कि 1000 रुपीज़ का लॉस हुआ है मिस्टर बी को। अब क्या होगा? जो एक्सचेंज है फ़ोन उठाएगी, कॉल करेगी मिस्टर बी को कि भाई आपको 1000 का लॉस हुआ है, आप वो हमें पैसे दें ताकि हम उसको मिस्टर ए को दे सकें। बाद में पता चले जी मिस्टर ए तो कॉल ही नहीं पिक कर रहा, घर का पता किया है, घर का एड्रेस तो है हमारे पास लेकिन उस एड्रेस पे कोई रहता नहीं है। तो एक्सचेंज लॉस बियर कैसे करेगी? तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक्सचेंज अपना एक तरीका निकालेगी। वो क्या तरीका होगा? एक्सचेंज करेगी कि भाई आप दोनों का कॉन्ट्रैक्ट्स तो मैंने करवाना है, तो आप इस तरह से करें, आप दोनों लोग जितनी कॉन्ट्रैक्ट्स की टोटल अमाउंट है, मोस्टली उसका वैसे तो ये होता है कि 5% to 8% एडवांस रिक्वायर कर लेती है। सपोज़ करते हैं कि मिस्टर ए से ₹20,000 का एडवांस एक्सचेंज अपने पास रखेगी, और मिस्टर बी को भी कहेगी कि आप भी इस तरह से करें, मैं आपको ज़ाहिर आज हर दिन जो लॉस होगा मैं आपको फ़ोन करने के लिए तो नहीं बैठ जाएंगे हम लोग, आप भी एक एडवांस अमाउंट यहाँ पर डिपॉजिट करवाएं हमारे पास, ये भी डिपॉजिट करवाएं, तो हम डेली बेसिस पे जो भी आपकी अमाउंट एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बचेगी वो हम आपको वापस कर देंगे। फ़िलहाल आपको ये अमाउंट एडवांस जमा करवानी पड़ेगी, हम डेली बेसिस पे आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। दोनों पार्टीज़ एग्रीड होती हैं जी, ओके डन, हम एडवांस की अमाउंट जमा करवा देते हैं। अब क्या होगा? ये जो 1000 का लॉस हुआ है मिस्टर बी को, तो इसके जो एडवांस की अमाउंट होगी उसमें से ये 1000 लेस करके रिमेनिंग अमाउंट 19,000 उसका बैलेंस शो कर देंगे। इसको बेसिकली प्रॉफिट हुआ है 1000 का, तो इसके बैलेंस में 1000 अमाउंट ऐड होगी। अब इसका बैलेंस 21,000 बन जाएगा। अब आप नोट करें कि एक्सचेंज ने अपने आप को सिक्योर कर लिया है, और अपने आप को सिक्योर करने के साथ साथ उसने दोनों पार्टीज़ को भी सिक्योर किया है। वो कैसे सिक्योर किया है? देखिए जी, अगर तो नुकसान ए को होता है तो बी को फ़ायदा होगा, अगर बी को नुकसान होगा तो ए को फ़ायदा होगा। तो ये दोनों पार्टीज़ को एक डिफ़ॉल्ट रिस्क से बचाने के लिए एडवांस रखना ज़रूरी है, अदरवाइज़ दोनों के लिए प्रॉब्लम बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसका थर्ड पॉइंट जो यहाँ पर मैंने लिखा था, थर्ड नंबर में आप लिख सकते हैं, इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स देयर इज़ नो डिफ़ॉल्ट रिस्क, यानी डिफ़ॉल्ट रिस्क ज़ीरो है। हमारी जो एक्सचेंज है वो दोनों पार्टीज़ को भी प्रोटेक्ट कर रही है और अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर रही है। इस कॉन्ट्रैक्ट में आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी पार्टी इनकार इसलिए नहीं कर सकती, उनसे आपने ऑलरेडी ही एडवांस अमाउंट ली हुई है। और जब अगर एडवांस किसी का कि एक ख़ास लिमिट से कम जाएगा तो आप उसको दोबारा से रिक्वायर कर सकते हैं, जी मुझे एडवांस की अमाउंट जो एडवांस है उसको आप इंक्रीज़ करें। मतलब एक्सचेंज रिक्वायर कर सकती है मिस्टर बी से कि आपकी जो एडवांस की अमाउंट है वो कम पड़ चुकी है, आप उसको इंक्रीज़ करें, एक लिमिट बताई होगी एक्सचेंज की तरफ से। अब आप यहाँ पर देखें, इसका जो थर्ड पॉइंट है इसमें दो ही पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं,
अब क्या होगा अगर इसमें से एक पार्टी डिफ़ॉल्ट कर जाती है, दूसरी पार्टी कहती है जी मैं विनर हूँ, मुझे जो प्रॉफिट हुआ है वो आप पेमेंट करें मुझे, तो होगा क्या? मिस्टर बी अगर डिफ़ॉल्ट कर जाता है, मिस्टर बी ना ही फ़ोन पिक कर रहा है, ना ही अपने घर के एड्रेस में है, कहीं भी अवेलेबल नहीं है, तो मिस्टर ए के लिए प्रॉब्लम होगी। मिस्टर ए मैक्सिमम क्या करेगा जी, वो उनके दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो कोर्ट में चले जाएंगे, केसेस करेंगे, ये नहीं खाम खा के एक लड़ाई झगड़ों में पड़ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें चूँकि कोई मिडल मैन नहीं है जो हमारे पास हमारे पैसे जो हमारा जो नुकसान हो रहा है उसको हैंडल करे, देयर इज़ नो मिडल मैन जस्ट लाइक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, तो इसमें डिफ़ॉल्ट रिस्क एग्जिस्ट करता है। तो थर्ड पॉइंट हमारे पास थे जी, डिफ़ॉल्ट रिस्क एग्जिस्ट, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो आपके पास फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें डिफ़ॉल्ट रिस्क होता है, लेकिन जो हमारे पास फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें कोई भी डिफ़ॉल्ट रिस्क अवेलेबल नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट था स्टूडेंट्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब अगली बात करता हूँ मैं कि ये देखें जी, यहाँ पर एडवांस की अमाउंट रिक्वायर की थी, इसको हम डेरिवेटिव की लैंग्वेज में नंबर 4 पॉइंट यहाँ लिखने लगा हूँ, इसको बोलते हैं इनिशियल मार्जिन। इसको क्या बोलते हैं जी? इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट, यानी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर इनिशियल मार्जिन की रिक्वायरमेंट मौजूद है। हर पार्टी को एडवांस की अमाउंट इनिशियली डिपॉजिट करवानी ही पड़ेगी, बट इन केस ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स देयर इज़ नो इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट, मीन टू से नो इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट। यहाँ पर क्या होता है, या आप इसे कह सकते हैं they accumulate their balances, यानी ये बैलेंसेस को क्या कर लेते हैं, accumulate करते रहते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट एंड होगा तब जाकर ये लोग कैलकुलेशंस करेंगे कि भाई कितनी अमाउंट रिक्वायर है और कितनी अमाउंट आपको चाहिए। तो यहाँ पर कोई भी इनिशियल मार्जिन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स वी हैव इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट। ओके, ऑलराइट स्टूडेंट्स, फ्यूचर वर्सेस फॉरवर्ड। अभी तक हमने 4 डिफरेंसेस देखे हैं फ्यूचर और फॉरवर्ड में, तो अब हम बात करेंगे नंबर 5, क्या डिफरेंस है, मज़ीद इनके अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि जो हमारे पास एक्सचेंज है, जैसे कि मिस्टर ए के से एडवांस लिया था ₹20,000, मिस्टर बी से भी ₹20,000 एडवांस रिक्वायर किया था, इसका बैलेंस 1,000 से कम हुआ था, नेक्स्ट डेट को इसका बैलेंस 19,000 बाकी बचा, इसको प्रॉफिट हुआ था 1,000 का और इसके बैलेंस में उन्होंने ऐड कर दिया, दैट विल बी 21,000। ओके, और ये था जी 2 जनवरी को, यानी नेक्स्ट ही डेट को उन्होंने एडजस्ट कर लिया। सपोज करते हैं हमारे पास 3 जनवरी नेक्स्ट डेट है, 3 जनवरी को यहाँ पर प्राइस कितनी बनी थी, 121 एक शेयर की प्राइस हुई थी, तो ₹1 का डिफरेंस आया था। सपोज करते हैं यहाँ पर प्राइस 123 हो जाती है एक शेयर की, प्राइस बढ़ रही है, कौन विनर है? डेफिनेटली मिस्टर ए ही अभी तक विनर चल रहा है एज़ कम्पेयर टू मिस्टर बी। प्राइस कम भी हो सकती है, अगर कम होगी तो विनर ये होगा, ये जहन में रखिएगा। अच्छा जी, हमारा कॉन्ट्रैक्ट 120 पे हुआ था, आपको याद होगा कि हमने 1000 का इंक्रीमेंट लगाया था मिस्टर ए के लिए, क्योंकि ₹1 का डिफरेंस आया था। 120 माइनस 121 1 का जो डिफरेंस आया था
क्योंकि प्राइस इंक्रीज़ हुई थी, ये विनर था तो 1000 का इसके बैलेंस में इजाफा किया, इसके बैलेंस में कमी कर ली। अब क्या होगा, अब 3 जनवरी को 123 प्राइस हो गई है एक शेयर की। अब क्या होगा, अब हम 120 और 123 का डिफरेंस लेंगे या 121 और 123 का डिफरेंस लेंगे? हमें क्या 3 रुपीज़ का डिफरेंस देखना है इंक्रीमेंट लगाने के लिए, या 121 और 123 2 का डिफरेंस देखना है? तो याद रखिए हमेशा हमें जो मोस्ट प्रीवियसली हमारी प्राइस थी प्रीवियस डेट पे उन दोनों को कंपेयर करेंगे, यानी 2 रुपीज़ का मज़ीद बेनिफिट हुआ है मिस्टर ए को। तो अब क्या होगा जी, बैलेंस में इजाफा होगा। नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने थे? 1000, 2 का बेनिफिट है तो 2000 इंक्रीमेंट हमें ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि इसको बेनिफिट हुआ। इसका बैलेंस कितना हो गया? 23,000, और इसमें से आपको 19,000 में से आपको 2000 लेस करने पड़ेंगे, इसका बैलेंस बन गया 17,000। इस पूरी स्ट्रेटजी को हम डेली बेसिस पे जो हर किसी का जो मार्जिन है उसको एडजस्ट कर रहे हैं। इस स्ट्रेटजी को, इसको मैं नंबर 5 पर लिख रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं मार्क टू मार्केट, मार्क टू मार्केट रिक्वायरमेंट। यानी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर मार्क टू मार्केट का क्या मतलब है कि जो आपकी मार्केट प्राइस है उस तक पहुंचे, उसको हम फॉलो करेंगे डेली बेसिस पे। दैट्स कॉल्ड मार्क टू मार्केट रिक्वायरमेंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें फ्यूचर में इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ेगी कि व्हाट डू यू मीन बाय मार्क टू मार्केट। मार्क टू मार्केट इज़ अ सिचुएशन, यहाँ पर क्या होता है जी, जो हमारी डेली बेसिस पे प्राइसेस के अंदर फ्लक्चुएशन आ रहा होता है, चेंज आ रहा होता है, उसको ए और बी के दरमियान जो एक्सचेंज एडजस्ट करती है। अगर प्राइस बढ़ेगी तो जिसने बढ़ने पे कॉन्ट्रैक्ट किया था उसको फ़ायदा होगा, और अगर प्राइस कम होगी तो हमारे पास जो शॉर्ट पोजीशन होल्डर है, ये हमारे पास लॉन्ग पोजीशन होल्डर है और ये हमारे पास शॉर्ट पोजीशन होल्डर है। प्राइस के कम होने पे शॉर्ट पोजीशन होल्डर को फ़ायदा होगा और प्राइस के ज़्यादा होने पे लॉन्ग पोजीशन होल्डर को फ़ायदा होगा। तो मार्क टू मार्केट रिक्वायरमेंट होती है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में, बट इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स देयर इज़ नो mark to market requirement. There is no as such requirement. ओके, अब हम देख रहे हैं जी हमारे पास 5 डिफरेंसेस हो गए हैं फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। नाउ वी विल गो टुवर्ड्स नेक्स्ट डिफरेंस। रूल्स एंड रेगुलेशंस किस में ज़्यादा होंगे स्टूडेंट्स? रूल्स एंड रेगुलेशंस डेफिनेटली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में। तो इसके अंदर हाई रूल्स एंड रेगुलेशंस एग्जिस्ट, लेस रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्योंकि एक्सचेंज के इन्वॉल्व होने पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको ज़्यादा फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 7 है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। देखिए यहाँ पर अगर आप गौर करें तो मिस्टर ए के पास 23,000 का बैलेंस है और मिस्टर बी के पास 17,000 का बैलेंस है। मिस्टर बी तो ये इस बैलेंस में से, क्योंकि वैसे 20,000 की रिक्वायरमेंट थी, उसका बैलेंस अब 17,000 है, ये तो विड्रॉ नहीं कर सकता इसमें से अमाउंट। लेकिन मिस्टर ए जब भी चाहे ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है लाइक 3,000, जब चाहे इसमें से अमाउंट एक्स्ट्रा अमाउंट को विड्रॉ कर सकता है।
और इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि मिस्टर ए और बी दोनों ही जब चाहें अपना ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर सकते हैं। यानी यहाँ पर इसकी पोजीशन क्या है, बड़ी अहम बात है, ये यहाँ पर इसकी पोजीशन है लॉन्ग। अगर ये अपना इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना चाहता है तो इसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ ये अपनी पोजीशन कौन सी चेंज कर ले, शॉर्ट पोजीशन चेंज कर ले। तो लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन से ये बजाते खुद इस पोजीशन से कैंसिल अपने आप को करवा सकता है। यानी जब चाहें आप अपनी अमाउंट रिकवर कर सकते हैं, इसके अंदर जो बाउंड है आपकी अमाउंट है। तो आप ये कह सकते हैं कि जब चाहें आप अमाउंट अगर ले सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दे आर हाईली लिक्विड। हाईली लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट्स। क्यों जी, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट्स हम किसे कह सकते हैं, जैसे हमारे लिक्विड एसेट्स होते हैं, जब चाहें हम उनको कैश में कन्वर्ट कर लें, हम अपनी करंट लायबिलिटीज़ को फुलफ़िल कर सकते हैं। तो जो हमारे पास फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दे आर हाईली लिक्विड इन नेचर, बट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट। क्यों? क्योंकि वो मोस्टली जो है हेल्ड रहते हैं एट द टाइम ऑफ एक्सपायरेशन, यानी 1 मंथ के बाद ही आप उसको ख़त्म कर सकते हैं, एक्सपायर कर सकते हैं। बिफोर डेट उसे एक्सपायर करना जनरली मुश्किल है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर लेस लिक्विड एज कंपेयर टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, लेस लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, अब इसमें मैं पॉइंट नंबर 8 ऐड करना चाहूँगा, जनरली हेल्ड अनटिल एक्सपायरेशन। नंबर 8 जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इसको हम क्या बोलेंगे, जनरली हेल्ड अनटिल एक्सपायरेशन, यानी डेट ऑफ एक्सपायरेशन तक मोस्टली ये कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या है जी, एनी टाइम पार्टीज कम आउट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी जब चाहे पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट से ख़त्म करके अपनी पोजीशन चेंज कर सकती हैं। इसीलिए ये हाईली लिक्विड है और वो लिक्विड लेस लिक्विड है। अब इनमें हमें डिस्कस करना है, वी हैव सम सिमिलैरिटीज़ एज वेल। डिफरेंसेस तो हमने पढ़ लिए हैं, तो इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं। तो वो सिमिलैरिटीज़ क्या हैं हमारे पास फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर? डिफरेंसेस तो हमने देख लिए, हमें इनके अंदर जो सिमिलैरिटीज़ हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए कि इनके अंदर सिमिलैरिटीज़ क्या हैं। तो सिमिलैरिटीज़ में अगर आप गौर करें तो हमारे पास नंबर 1 में है फ्यूचर रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स। फ्यूचर रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स, जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हैं दे आर आल्सो फ्यूचर रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स जी, मुस्तकबिल के रिलेटेड है ना। यानी आज कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये भी आफ्टर 1 मंथ की बात कर रहा है, ये भी आफ्टर 1 मंथ की बात कर रहा है। दोनों का कनेक्शन फ्यूचर के रिलेटेड है। यहाँ पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की मैंने बात नहीं कर रहा, यहाँ पर फ्यूचर मुस्तकबिल की बात हो रही है, ये जहन में रखना है। ये दोनों में सिमिलैरिटी है जी। इसके अलावा नेक्स्ट सिमिलैरिटी क्या है, प्राइसेस विल बी डिसाइडेड। will be decided at the start of the contract।
यानी जो प्राइसेस हैं कॉन्ट्रैक्ट की प्राइसेस जो एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड करनी है हमने, वो आज यानी स्टार्ट पे ही डिसाइड करनी है, खा वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो खा वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो। यानी प्राइसेस कब डिसाइड होंगी? प्राइसेस विल बी डिसाइडेड एट द स्टार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये दोनों सिमिलैरिटीज़ भी हैं हमारे पास फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। तो ये हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट्स बड़ी अच्छी तरह से कि इनमें डिफरेंसेस क्या हैं और इनमें आप कह सकते हैं कि सिमिलैरिटीज़ क्या हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। अब हमने फ्यूचर और फॉरवर्ड दोनों के अंदर जो डिफरेंसेस थे उनको बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर लिया है। अब हम बात करेंगे स्वैप्स की। स्वैप्स Alright students, now I would like to discuss a little bit about swaps. Swap is a series of forward contracts। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी कि जो हमारे पास स्वैप्स हैं वो सीरीज़ ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। देखें जी, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में आपने 1 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट किया था। इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा? आफ्टर 1 मंथ, मतलब आफ्टर 1 मंथ कॉन्ट्रैक्ट किया था 1 जनवरी को, 31 जनवरी को आप दोनों पार्टीज़ आपस में पेमेंट्स की एक्सचेंज करेंगी। पेमेंट एक्सचेंज का मतलब है जिसको प्रॉफिट होगा उसके पास उतनी पेमेंट चली जाएगी और जिसको लॉस हुआ उसको डेफिनेटली उसको वो पेमेंट करनी पड़ेगी। ये सिंगल पेमेंट यानी फॉरवर्ड के अंदर सिंगल पेमेंट इन्वॉल्व होती है। फॉरवर्ड के अंदर सिंगल पेमेंट इन्वॉल्व होती है। बट इन स्वैप इज अ सीरीज ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी स्वैप्स के अंदर एक से ज़्यादा पेमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं। सपोज आफ्टर 1 मंथ दोनों पार्टीज़ ने आपस में कैलकुलेशन की किसको बेनिफिट हुआ किसको लॉस हुआ, तो उन्होंने अपनी सेटलमेंट की। तो ये कॉन्ट्रैक्ट अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, ये 2nd मंथ में चला गया कॉन्ट्रैक्ट। फिर 2nd मंथ के एंड पर उनकी कैलकुलेशन होगी, फिर उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट 3rd मंथ में चला जाएगा। यानी कि स्वैप में क्या हो रहा है? सीरीज ऑफ पेमेंट्स आ रही, मतलब मल्टीपल पेमेंट्स हैं। सीरीज ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स है। एक सिंगल अगर पेमेंट होगी आफ्टर 1 मंथ, अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है, दैट इज़ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। लेकिन अगर उसको आप 1 मंथ के बाद कैलकुलेशन, फिर 2nd मंथ पे एंड पे, फिर 3rd मंथ के एंड पे आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं, आप प्रॉफिट एंड लॉस की शेयरिंग कर रहे हैं। जिसको प्रॉफिट हुआ उसको प्रॉफिट मिलेगा, जिसको लॉस हुआ उसको लॉस बियर करना पड़ेगा। तो ये सीरीज़ बन गई है हमारे पास। अगर सीरीज़ बन गई है दैट विल बी स्वैप्स, और अगर सिंगल पेमेंट है दैट विल बी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये मेजर डिफरेंस है बेसिकली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में और स्वैप्स में। फ्यूचर तो आप देख सकते हैं कि फ्यूचर और फॉरवर्ड में तो बहुत ज़्यादा हमने डिफरेंसेस देखे हैं। बेसिकली जो स्वैप्स है ये फॉरवर्ड कमिटमेंट्स के रिलेटेड है, और इसमें हम देख रहे होते हैं कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की ही सीरीज़ को क्या बोल रहे हैं, और ये भी ओवर द काउंटर ही होते हैं। अगर आप नोटिस करें, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, जो हमने डिफरेंस देखा है कि हमारे पास जो फॉरवर्ड कमिटमेंट्स थी वो 2 तरह की हैं। एक थी एक्सचेंज ट्रेडेड
और दूसरी थी OTC, एक्सचेंज ट्रेडेड में फ्यूचर आ रहे थे, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, बस ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और जो OTC है उसके अंदर दो आ रहे हैं जी, उसके अंदर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स भी आ रहे हैं और उसके अंदर स्वैप्स भी आ रहे हैं। यानी जो ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अगर सिंगल पेमेंट है वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, अगर सीरीज ऑफ पेमेंट्स हैं तो वो स्वैप्स बन जाएगा। ये हमारे पास फॉरवर्ड कमिटमेंट्स को हमने इस तरह से दो हिस्सों में डिवाइड किया है। होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, हमने कंटिंजेंट क्लेम्स भी लिखा था टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स में, और कंटिंजेंट क्लेम्स में हमने लिखा था ऑप्शंस। ऑप्शंस के लिए अगर मैं एक वर्ड बोलना चाहूँ, ऑप्शंस, इट्स ऑप्शन, इट्स नॉट ऑब्लिगेशन। अब ये वर्ड का क्या मतलब है, इस सेंटेंस का क्या मतलब है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। मैं पहले चाह रहा हूँ कि मैं इसकी एक ऑप्शंस की एक डेफिनेशन लिख दूँ ताकि क्लैरिटी रहे हर चीज़ के बारे में। ऑप्शंस को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो कुछ इस तरह से हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। ऑप्शन आर द डेरिवेटिव्स। ऑप्शंस आर the derivatives in which payoffs occur, in which payoff occurs if a specific event happens, because it's an option, not the obligation, not the obligation। यानी ये ऑप्शन है, ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, ये आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है। वो कैसे, इसको एक्सप्लेन करते हैं। इट इज़ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, it is a financial instrument that gives one party the right, यानी एक पार्टी को तो राइट मिल रहा है, but not the obligation, to buy or sell an अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट का मतलब, इसकी डेफिनेशन बड़ी डिटेल से हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, अंडरलाइंग एसेट भी कह सकते हैं। अगर सिंपल यही लिखा हो ना अंडरलाइंग, तो फिर भी आपको पता होना चाहिए इसका मतलब यही है, अंडरलाइंग एसेट। ये ऑप्शन की डेफिनेशन है जी। अब इसमें हमारे पास दो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं।
दो तरह के राइट हैं, एक है जी राइट टू बाय, राइट टू बाय को हम कॉल बोलने करेंगे, एंड सेकंड वन हमारे पास जो राइट है राइट टू सेल। आज के बाद राइट टू सेल को आप पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन सुना होगा। राइट टू बाय कॉल है एंड राइट टू सेल पुट है। अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए जिसके अंदर ये कहा गया है कि कोई स्पेसिफिक इवेंट होगा तो आपकी मर्ज़ी है कि इसको आप एक्सरसाइज करें, इसको आप एग्जीक्यूट करें। एक्सरसाइज का मतलब होता है एग्जीक्यूट करना, मतलब एक पार्टी को ऑप्शन मिल रही है कि अगर वो पार्टी चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करे, अगर ना चाहे तो ना करे। आपको याद होगा कि कंटिंजेंट की डेफिनेशन में मैंने यही बताया था कि एनीथिंग विच इज़ इन बिटवीन, आपको पता नहीं है कि ये इन प्रैक्टिस या इन प्रैक्टिकल इसको आप होता हुआ देख रहे हैं या नहीं देख रहे, आप इन बिटवीन होते हैं, आप श्योर नहीं होते, उसी चीज़ को हम कंटिंजेंट बोल रहे हैं। कंटिंजेंट क्लेम्स के अंदर ऑप्शंस हैं और ऑप्शंस के अंदर एक बंदे के पास राइट है कि वो एक ऑप्शन को एक्सरसाइज करना चाहता है या नहीं करना चाहता। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल में लेके जाना चाहता हूँ। अच्छा जी, सपोज करें कि ये हमारे पास एक ऑप्शन है, ऑप्शन। इस ऑप्शन के अंदर दो चीज़ें मौजूद हैं एट ए टाइम, राइट टू बाय एंड राइट टू सेल। दोनों राइट्स इस पूरे ऑप्शंस के अंदर मौजूद हैं। अब जाहिर है कि दो हमारे पास पार्टीज़ हैं। एक पार्टी हमारे पास इधर है जिसको मैं एज़ यूजुअल मिस्टर बी का नाम दूंगा, और यहाँ पर एक पार्टी है जिसको हम मिस्टर ए का नाम देना चाहते हैं। अच्छा जी, अब इस पूरी ऑप्शन को एक पार्टी ख़रीदना चाहती है। ये भी ख़रीद सकता है, ये भी ख़रीद सकता है। अगर ये ख़रीदेगा इस पूरी ऑप्शन को तो इसको हम ऑप्शन बायर कहेंगे, और अगर ये ख़रीदेगा इस ऑप्शन को तो इसको हम ऑप्शन बायर कहेंगे। डेफिनेटली जो ख़रीदेगा, अगर ये ऑप्शन बायर होगा तो ये ऑप्शन सेलर होगा, और अगर ये ऑप्शन बायर होगा तो ये ऑप्शन सेलर होगा। अब ये इस ऑप्शन को जो बंदा ख़रीद रहा है, बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, समझना है ध्यान से। इस ऑप्शन को जो बंदा ख़रीदेगा उसमें से एक वक्त में एक चीज़ को अडॉप्ट करेगा। मिस्टर ए इस ऑप्शन को ख़रीदना चाहता है। इस ऑप्शन के अंदर वो क्या ख़रीदना चाहता है, किस चीज़ का राइट लेना चाहता है? राइट टू बाय को अडॉप्ट करना चाहता है या राइट टू सेल को अडॉप्ट करना चाहता है? यानी जो बंदा इसको ख़रीदेगा उसके पास ये ऑप्शन है कि वो राइट टू बाय को अडॉप्ट कर ले। अगर तो वो ख़रीदना चाहता है तो राइट टू बाय को अडॉप्ट कर ले, अगर वो बेचना चाहता है तो राइट टू सेल को अडॉप्ट कर ले। अब इसको अडॉप्ट करने का मतलब ये है कि भाई अगर तो आप राइट टू बाय है तो मैंने वो तो बता दिया आपको, इसको कॉल बोलते हैं, राइट टू सेल को पुट बोलते हैं। अगर तो आप राइट टू बाय करना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी होगी एट द एक्सपायरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, आपकी मर्ज़ी होगी कि आप बाय करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। क्योंकि आप क्या हैं, मिस्टर ए को मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ ऑप्शन बायर, और ये क्या बन गया, ऑप्शन सेलर। अब यहाँ पर मैं एक पॉइंट
बड़ा क्लियर कर दूं क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है ऑप्शन बायर, तो स्टूडेंट ये समझ रहे होते हैं कि जो ऑप्शन बायर का वर्ड है वो सिर्फ राइट टू बाय के लिए यूज़ होगा। देखिए, जब आप पूरी ऑप्शन ख़रीद रहे हैं तो आप पूरी ऑप्शन में से राइट टू सेल भी ख़रीद सकते हैं। अगर आपने राइट टू सेल को अडॉप्ट किया है तो भी आप ऑप्शन बायर हैं। अब ये मत अपने आप को कंफ्यूज कर लेना, यहाँ पर राइट टू सेल लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये ऑप्शन बायर नहीं हो सकता। जिसने इस ऑप्शन को ख़रीदा वो इसको अडॉप्ट करे या इसको अडॉप्ट करे, रहेगा वो ऑप्शन बायर ही। और इसने अगर ख़रीदा है ये ऑप्शन बायर है तो ये ऑप्शन सेलर होगा। अब अगर इसने ख़रीदा है तो इसके पास राइट टू बाय है और इसके पास क्या होगा, ऑब्लिगेशन टू सेल। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अगर ये इसको ख़रीदता है, इसको अडॉप्ट करता है मिस्टर ए, तो इसको हम बोलेंगे ही हैज़ अ राइट टू बाय बट मिस्टर बी हैज़ अ ऑब्लिगेशन टू सेल। इधर बाय है तो इधर सेल आएगा। लेकिन अगर हम कहते हैं मिस्टर ए हैज़ अ राइट टू सेल बट नाउ मिस्टर बी हैज़ द ऑब्लिगेशन टू बाय, यानी अगर इसने ये राइट ख़रीद लिया तो इसके पास उसके ऑपोजिट आएगा। अगर इसने सेल का राइट ख़रीद लिया तो इसके पास इसको क्या होगा, ये बाय करेगा, ऑब्लिगेटेड होगा। एक पार्टी के पास ऑप्शन है, दूसरी ऑब्लिगेटेड है। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि भाई इसको तो हम राइट दे रहे हैं मिस्टर ए को, तो मिस्टर बी का क्या कसूर है जी, उसको हम राइट क्यों नहीं दे रहे। अब मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि जो मिस्टर ए को राइट मिल रहा है उसके अगेंस्ट ही हैज़ टू पे समथिंग टू मिस्टर बी। सपोज हम कहते हैं कि इसको कुछ एडवांस अमाउंट इसको देनी पड़ेगी, ₹5000। सपोज हम बात करते हैं कि मिस्टर ए को मिस्टर बी को पेमेंट करनी पड़ेगी। इसको हम बोला करेंगे ऑप्शन प्रीमियम। ऑप्शन प्रीमियम मतलब अगर एट द टाइम ऑफ एक्सपायरेशन मिस्टर ए का मूड चेंज हो जाता है कि मैं इसको एक्सरसाइज नहीं करना चाहता। एक्सरसाइज का मतलब यहाँ पर ये लिया जा रहा है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट नहीं करना चाहता। अगर वो एग्जीक्यूट नहीं करना चाहता तो भाई मिस्टर बी को एटलीस्ट 5000 की जो अमाउंट उसको मिली हुई है वो अमाउंट इसी के पास रहेगी। वो मिस्टर ए को वापस मतलब रिटर्न नहीं करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि मिस्टर ए ने चूंकि एडवांस भी दिया हुआ है 5000, वो इनकार क्यों करेगा। सवाल ये है कि वो इनकार क्यों करेगा। देखें जी, अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने में मिस्टर ए को ₹25,000 का लॉस हो रहा है। सपोज कर रहे हैं हम कि अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट किया जाए, एक्सरसाइज किया जाए तो मिस्टर ए को 25,000 का नुकसान होगा। मिस्टर ए ये कहेगा कि भाई ये जो इवेंट है मेरे लिए सूटेबल नहीं है, मैं बजाय इसके कि 25,000 का लॉस करूं, चूंकि मेरे पास राइट है, मेरे पास क्या है, राइट मुझे मिला हुआ है, तो मैं उस राइट का फ़ायदा उठाते हुए मैं अपना नुकसान सिर्फ 5,000 रहने देता हूं, बजाय इसके कि मैं अपना नुकसान 25,000 का कर लूं। बात समझ रहे हैं। मिस्टर ए के पास क्या है, राइट है। इस राइट को वो यूज़ करते हुए उसकी मर्ज़ी है कि वो अपना नुकसान ना करे, क्योंकि 25,000 का लॉस ज़्यादा है। अगर उसका 5,000 का लॉस होता है तो वो कहेगा कि ये मेरे लिए बेहतर है बजाय इसके कि मैं 25,000 का लॉस करूं, क्योंकि इसने राइट ख़रीदा तो राइट के बदले उसने पेमेंट भी तो की है। इस बंदे को अगर एग्जीक्यूट नहीं भी होती ट्रांजैक्शन तो इसको कम से कम 5,000 की अमाउंट तो इसको मिलेगी। होपफुली आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं व्हाट आई वांट टू से हियर, कि आपको पता होना चाहिए कि मिस्टर ए को अगर ऑप्शन दी जा रही है मतलब उसको राइट दिया जा रहा है, और राइट टू बाय भी हो सकता है, राइट टू सेल भी हो सकता है। इस राइट के बदले वो ऑप्शन प्रीमियम दे रहा है। किसको? ऑप्शन सेलर को।
ये ऑप्शन बायर है, ये ऑप्शन सेलर है। अब इस डिस्कशन की बेस पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं। इस डिस्कशन की बेस पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लिखना चाह रहा हूँ। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं जी, जिसमें बेसिक पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, हम बात करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस, the fixed price, the fixed price at which the underlying can be bought or sold is called, जिस प्राइस पे वो आपका अंडरलाइंग एसेट बेचा जा सकता है या ख़रीदा जा सकता है, उसको हम क्या कह रहे हैं, इस कार्ड एक्सरसाइज प्राइस। और उसको हम क्या बोला करेंगे, स्ट्राइक प्राइस। उसको आप स्ट्राइक प्राइस भी बोल सकते हो। और अगर सिंपल स्ट्राइक भी लिखा हो तो भी ओके है। एंड is determined at the outset of the transaction। यानी ये प्राइस कब सेट की जाएगी, आउटसेट का मतलब यहाँ पे स्टार्ट, एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। यानी एक्सरसाइज प्राइस हम उसको बोलते हैं जो आप एट द स्टार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डिटरमन कर लेते हैं। उसको समटाइम्स स्ट्राइक प्राइस के नाम से हम क्वेश्चंस के अंदर देखेंगे, उसको हम एक्सरसाइज प्राइस बोल सकते हैं। उसको सिंपल स्ट्राइक भी लिखा होगा तो भी आपको समझ जाना चाहिए होगा। ये पॉइंट समझ लेना है जी आपने। अच्छा जी, इसके अंदर हम अगर सेकंड पॉइंट की बात करें, एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन, एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन, यानी समटाइम हम ये टर्मिनोलॉजीज यूज़ करेंगे कि एक्सरसाइजिंग द ऑप्शंस का क्या मतलब है। द एक्शन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, the action of buying and selling the underlying at the exercise price, at the exercise price is called exercising the option, exercising the option। यानी एक्सरसाइजिंग दी ऑप्शन का मतलब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये है कि जब आप बाय करते हो या सेल करते हो अंडरलाइंग एसेट को एट एक्सरसाइज प्राइस, जो एक्सरसाइज प्राइस ऊपर हमने डिटरमिन की थी, अगर आप ये एग्जीक्यूट कर लेते हो तो हम उस वक्त बोला करेंगे यू हैव एक्सरसाइज द ऑप्शन, यानी ऑप्शन को आपने एक्सरसाइज कर लिया है। ये सेकंड पॉइंट है। जब भी मैं बोला करूँगा एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन, आपको फ़ौरन पता चल जाना चाहिए कि ये किस चीज़ की बात हो रही है। थर्ड पॉइंट will be option premium। What do you mean by option premium?
ये वैसे तो मैं आपको डिस्कशन के दौरान ये चीज़ें बता चुका हूँ, लेकिन मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। टू एक्वायर दिस राइट, टू एक्वायर दिस राइट मतलब उस राइट को हासिल करने के लिए द बायर ऑफ द ऑप्शन, the buyer of the option, the buyer of the option must pay a price, must pay a price at the start, at the start to the option seller to acquire this right। यानी ऑप्शन प्रीमियम क्या है, हम क्यों पे करते हैं? टू एक्वायर द राइट बेसिकली। द बायर ऑफ द ऑप्शन मस्ट पे अ प्राइस एट द स्टार्ट टू द ऑप्शन सेलर को ये अमाउंट पे करनी पड़ेगी। नंबर 4, if ऑप्शन बायर, ये बात भी हमने डिस्कस की है, इफ ऑप्शन बायर हैज़ अ राइट, हैज़ अ राइट टू बाय, मतलब उसके पास राइट है बाय का, तो फिर क्या होगा? The option seller may be obligated to sell and vice versa। आपने इसके अगेंस्ट एक पॉइंट लिखना है, उसमें आप क्या लिखेंगे? इफ ऑप्शन बायर हैज़ अ राइट टू सेल, द ऑप्शन सेलर मे बी ऑब्लिगेटेड टू बाय। यानी इसके ऑपोजिट स्टेटमेंट आपको एक लिखनी होगी। अच्छा जी, ये हमने ऑप्शन प्रीमियम की बात कर ली। लास्ट पॉइंट इसमें मैं आपको ऐड करना चाहूँगा, फॉर options both type of contracts like OTC over the counter, जिसको हम कस्टमाइज्ड कहते हैं, एंड एक्सचेंज ट्रेडर, एंड एक्सचेंज ट्रेडेड, जिसको हम फ्यूचर कहते हैं, एंड एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जिस्ट। यानी ऑप्शन के अंदर OTC और एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स दोनों ही होते हैं। यानी ऑप्शंस दोनों में एग्जिस्ट करती हैं। जो लोग एक्सचेंज ट्रेडेड के थ्रू ऑप्शंस में इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो भी हो सकते हैं, और जो लोग OTC के थ्रू होना चाहते हैं वो भी हो सकते हैं। यानी इसमें दोनों चीज़ें मौजूद हैं ऑप्शंस के अंदर। तो ये कुछ बेसिक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे स्टूडेंट्स, जो कि मैं आपको ऑप्शंस के रिलेटेड बताना चाह रहा था। तो ये आपको याद होने चाहिए। वैसे तो हमने ऑप्शंस के रिलेटेड इन डिटेल अभी पढ़ना है, वो हम मज़ीद नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से आपको एक तो डेरिवेटिव्स का पर्पस का भी पता होना चाहिए, जैसे कि प्राइस डिस्कवरी जो है, प्राइस डिस्कवरी पर्पस ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर अगर अब बात की जाए तो सबसे बड़ा जो मकसद है डेरिवेटिव्स का, इसको हम बोलते हैं प्राइस डिस्कवरी। यानी डेरिवेटिव की वजह से हमारे पास जो प्राइस है उसको हम डिस्कवर कर लेते हैं, क्योंकि हम फ्यूचर
के अंदर आज बैठकर फ्यूचर की प्राइसेस को डिटरमिन कर रहे होते हैं। तो ये पर्पस है डेरिवेटिव का कि इसकी मदद से हम प्राइस डिस्कवर कर लेते हैं। ये फंक्शन भी है डेरिवेटिव मार्केट का। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव मार्केट इज प्राइस डिस्कवरी। And secondly, you may say that the purpose of the derivative market is risk management. ये मैं पर्पस की बात कर रहा हूँ। रिस्क मैनेज आप कर रहे होते हैं डेरिवेटिव मार्केट्स के अंदर। और डेरिवेटिव मार्केट एक और बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। इट इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी ऑफ द मार्केट। इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी ऑफ द मार्केट्स। तो ये डेरिवेटिव्स का मेजर रोल है, फंक्शंस हैं कि ये प्राइस को डिस्कवर करने में हमारी मदद करते हैं, रिस्क को मैनेज करने में हमारी मदद करते हैं, और हमारी जो मार्केट है एफिशिएंट्स हो जाती हैं। क्यों एफिशिएंट्स हो जाती हैं? क्योंकि हम आज बैठकर फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं, तो लोग इसमें ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो ज़ाहिर है जब लोग एक्टिव होते हैं तो लोगों के कॉम्बिनेशन से मार्केट्स बनती हैं, तो मार्केट्स भी हमारी एफिशिएंट हो जाती हैं। तो ये हमारे फंक्शंस हैं डेरिवेटिव्स के, पर्पस है हमारा डेरिवेटिव्स का। होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज पॉइंट्स स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह इन डिटेल हम इन चैप्टर्स की भी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।